एग्जाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं और बारी है मेडिकल टेस्ट की। बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों में मेडिकल टेस्ट को लेकर, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कराना है, कहाँ कराना है, कैसे जाना है। ठीक है, सारे जवाब लेकर हम आए हैं अपना सैनिक स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन ओवरव्यू लेकर। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष झा और आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। आज अपनी वीडियो में हम बात करेंगे कि काउंसलिंग के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है, सैनिक स्कूल का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है, इसके क्या क्या प्रोसेस हैं, किस किस चीजों का टेस्ट होता है और कहां आप करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सैनिक स्कूल का जो मेडिकल टेस्ट है उसमें मेडिकल ऑफिसर क्या क्या चेक करते हैं। पहला, फिजिकल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट की जो उम्र है उस हिसाब से उनका फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है। इसमें मेनली 3 चीजें देखी जाती है। पहली हाइट, दूसरा वेट, हाइट सेंटीमीटर्स में और वेट किलोग्राम्स में नापा जाता है, और तीसरी बहुत जरूरी चीज जो नापी जाती है वो है चेस्ट मेजरमेंट्स। अब चेस्ट मेजरमेंट 3 तरीके से नापा जाता है, मतलब 3 स्टेप्स में नापा जाता है। पहला, ऑन फुल इंस्पिरेशन, जब आप सांस लेते हैं तो आपका चेस्ट किस साइज पे आता है। दूसरा, ऑन फुल एक्सपिरेशन, जब आप पूरी सांस छोड़ चुके होते हैं तो चेस्ट का साइज क्या। और तीसरा, इनके बीच का डिफरेंस। ये जो है चेस्ट के मेजरमेंट्स हैं। उसके बाद ये जनरल पहले बेसिक मेजरमेंट से जो किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा आप आते हैं बोन्स एंड जॉइंट्स पे, यानी हड्डियां और जोड़ों पे। इसमें सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि मैल फॉर्मेशन या मैल डेवलपमेंट तो नहीं है, यानी कि आपकी हड्डियां सही सलामत है, उनका फॉर्मेशन सही से हुआ है, आपका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है पूरी बॉडी का कैंडिडेट का वो ठीक है कि नहीं। और दूसरी चीज जो चेक करते हैं इसमें फ्लैट फुट और नॉक नी। सबसे जरूरी 2 चीजें ये हमेशा हर मेडिकल टेस्ट में, खास करके सैनिक स्कूल या आर्मी से रिलेटेड किसी मेडिकल टेस्ट में बहुत जरूरी आता है। फ्लैट फुट क्या होता है, जब आप पांव जमीन पे रखें तो उसके बीच में, मतलब उसका जो इम्प्रिंट पड़ता है, ये टेस्ट ऐसे किया जाता है कि आप पानी के एक बाउल में पांव रखें और उसके बाद वो अपना पांव जमीन पर रखें, तो उसका जो इम्प्रिंट, जो आपके पांव का निशान बनता है, जो नक्शे पा बनता है, वो उसके बीच में एक स्पेस होनी चाहिए। आपके आगे का टो वाला जो एरिया है और जो पीछे एड़ी का हिस्सा है उसके बीच में स्पेस होनी चाहिए, तो वो एक हेल्दी पांव है। अगर वो फ्लैट फुट है तो आगे चल के आपको आम जिंदगी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, पर आर्मी में एक करियर के लिए वो प्रॉब्लमैटिक है। दूसरा, नॉक नीज, जब आप सीधे खड़े होते हैं 45 डिग्री का एंगल बनाकर, तो आपके घुटनों के बीच में आपके जो दोनों घुटने हैं वो आपस में जुड़ने नहीं चाहिए। ये भी एक बहुत ही आगे चल के प्रॉब्लम देने वाली चीज है, जो कि और किसी फील्ड में आपको नहीं रोकेगी, और बात जब आर्मी की है, बात जब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल्स के एडमिशन की है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनका खास ख्याल रखिएगा और ये चीजें पहले ही चेक कर ली। ये प्रिवेंटेबल है, इन पे काम भी किया जा सकता है, पर अगर ये हेरिडेटरी है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर ये वंशानुगत है तो कोई बात ही नहीं है, पर ये बहुत जरूरी दोनों फैक्टर्स हैं और इसका ध्यान हमेशा रखा जाए। तीसरी चीज जो चेक की जाती है वो ये है कि इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन ड्यू टू ओल्ड फ्रैक्चर डिजीजेस या ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, यानी कि आपके जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसमें किसी पुराने फ्रैक्चर या चोट की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपके हाथ वगैरह में कहीं पे ऐसा फ्रैक्चर था जो आपको हाथ पूरी तरह कंधों पर टच नहीं करने दे रहा है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद आते हैं हम माउथ के मेडिकल चेकअप पे। माउथ चेकअप, उसमें सबसे पहली चीज देखी जाती है क्लेफ्ट पैलेट, हेयर लिप, क्लेफ्ट टंग, यानी कि कटे हुए होंठ ना हो, मतलब कटे होंठ, कटे तालू, और कटी हुई जीभ। तो ये चीजें जो है सबसे पहले चेक की जाती है। दूसरा, गम्स की कंडीशन, यानी मसूड़ों की स्थिति आपकी कैसी, मसूड़े आपके हेल्दी होने चाहिए। और तीसरा, नंबर ऑफ टीथ एंड इट्स कंडीशन, यानी कि दांतों की संख्या उम्र के हिसाब से कितनी है और किस कंडीशन में है, दांत सड़े तो नहीं है, दांत खराब तो नहीं हो रहे, ये चीजें। उसके बाद टॉन्सिल्स एंड एडेनोइड्स, यानी कंठ ग्रंथि, एडेनोइड्स कंठ ग्रंथि को कहते हैं हिंदी में, कि आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है कैंडिडेट को, है ना, ये भी इसी में चेक किया जाता है। स्पीच स्टटरिंग, स्टैमर, यानी हकलाना, कहीं आपका कैंडिडेट हकलाता तो नहीं है बोलते टाइम, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट वाइटल फैक्टर बनता है मेडिकल टेस्ट में। चौथे हिस्से की जब हम बात करें तो नोज, जब नोज चेक किया जाएगा उसमें एबनॉर्मेलिटी ऑफ शेप, डिफेक्टिव सेप्टम, परफोरेटेड सेप्टम, डिप्रेस सेप्टम, डिजीजेस, पॉलिप एक्सेट्रा, यानी कि आपकी नाक सही सलामत है कि नहीं, इसमें चोट हुए तो नहीं है, कोई पुराना इन्फेक्शन तो नहीं है, नाक का शेप कैसा है, ये सब देखा जाएगा। उसके बाद बहुत जरूरी हम पहुंचेंगे आई टेस्ट पर। आई टेस्ट में सबसे पहले लिड चेक की जाएंगी, आपकी आईलिड्स, आंखों की पुतलियां वो बराबर है कि नहीं, कंजंक्टिवा तो नहीं है कहीं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, आंखों में जलन तो नहीं है। टेरिजियम की एक प्रॉब्लम, टेरिजियम एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखों के भीतर एक मुलायम टिश्यू की परत बन जाती है, जो कि जो कॉर्निया है
उस पर गुलाबी पंख के आकार का घाव के रूप में नजर आता है, तो उसको भी चेक किया जाता है, बहुत जरूरी चीज है। उसके अलावा आपकी आंखों के इंटरनल जो पार्ट्स हैं, प्यूपिल्स हो गए, कॉर्निया हो गए, उन सब का गहन चेक किया जाता है। और ये तो सिर्फ ऊपरी उसकी बात है। फिर आते हैं विजन पे कि दृष्टि कैसी, आंख ठीक है, दृष्टि पे पहुंचे तो आप डिस्टेंस विजन चेक की जाती है कि दूर की दृष्टि कैसी है, चश्मा पहनकर बिना चश्मे के। पास की दृष्टि कैसी है, ये भी चश्मा पहनकर बिना चश्मे के, ठीक है। ये दोनों चीजें चेक होगी। कलर विजन है यानी रंग दृष्टि, कि आपको रंगों को देखने में तो नहीं कोई समस्या आ रही है, आपके कैंडिडेट को कलर्स अलग अलग आइडेंटिफाई कर तो सकता है, कलर ब्लाइंड तो नहीं है ना। तो ये चीजें भी जो है चेक की जाती है विजन आई टेस्ट में। उसके बाद कान पे आते हैं। ईयर्स टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, यानी कान से कोई रिसाव तो नहीं है। उसके बाद अनहील्ड परफोरेशन, यानी कान में कोई ऐसा छेद तो नहीं है जो कि भरा ना हो। एविडेंस ऑफ क्रॉनिक सुपुरेटिव, यानी लगातार पस बहने के निशान या सबूत। ओटिटिस मीडिया, जो कि एक प्रकार का कान का इन्फेक्शन है। ये चंद चीजें हैं, ये कुछ चीजें हैं जो चेक की जाती है। इसके अलावा चेक किया जाता है आपका हियरिंग स्पीच टेस्ट, यानी कि आप बोलते हैं फिर उसको सुनते हैं, इसमें कितना समय, और 2-3 और टेस्ट होते हैं। ये हियरिंग टेस्ट होता है। तो ये जो सारी कहानी है कान के आसपास घूमती है। फिर आता है कार्डियोवास्कुलर टेस्ट। इसमें चेक किया जाता है कि फंक्शनल और ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स, यानी कि दिल के मामले में सब ठीक तो है। उसके बाद पल्स रेट, यानी आपकी धमनियों की रफ्तार, उसे चेक किया जाता है। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, 10 बार भाई साहब ऑटो बैट हो जा रही है। उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट। उसके बाद दोबारा सेकंड पार्ट में ये होता है कि एक बार और आपसे एक्सरसाइज करा के देखा जाता है कि शरीर की हालत एक्सरसाइज लेने के लायक है कि नहीं है। इसी बहाने लंग्स चेक होते हैं। लंग्स में आपका रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी सांसें ले और छोड़ रहे हैं कैंडिडेट, उसे चेक किया जाता है। एविडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, उसके लिए चेक किया जाता है कि आपको सांसों से जुड़ी कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है ना, कि मतलब किसी पुरानी बीमारी के लक्षण तो नहीं बचे हैं। क्रॉनिक एलर्जीज, यानी कोई पुरानी एलर्जीज तो नहीं है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपके लंग्स को डिफेक्ट कर रही है। ये सारी चीजें चेक की जाती है। और नीचे जाते जाते हैं एब्डोमेन पे पहुंचते हैं। एब्डोमेन में सबसे पहले लिवर चेक होता है आपका, लिवर टेस्ट किया जाता है, स्प्लीन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। हर्निया तक पहुंचती है कहानी, हर्निया चेक होता है, हाइड्रोसील, हेमोरॉइड्स, फिस्ट्यूला, ठीक है। ये जो तमाम जितने भी एब्डोमेन से जुड़े हुए फिशर हुआ आपका, ये एब्डोमेन से जुड़े हुए जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सबकी जो है गहराई से छानबीन पड़ताल होती है कि आपकी बॉडी हेल्दी है या नहीं। अभी फिट की बात नहीं हो रही, सिर्फ हेल्दी की हो रही। इसके अलावा स्किन में चेक किया जाता है कोई क्रॉनिक एलर्जी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये भी जो है बहुत जरूरी हिस्सा है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशंस की तरफ, यानी कि जो है टेस्ट क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले यूरिन चेक होता है और ब्लड चेक, ये जो 2 है मेन टेस्ट रहते हैं। इनमें क्या चेक होता है ये मैं थोड़ा आगे बताता हूँ। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपको रजिस्टर कराने होते हैं, इन्हें भी जो है कंफर्म किया जाता है मेडिकल बोर्ड द्वारा, ठीक है। तो अपने जो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं, जो आपके प्रमाण चिन्ह है कि आप ही का आपकी बॉडी जिससे पहचानी जाए, वो जो है उसका भी यहीं पे फाइनल वो होता है। मेडिकल बोर्ड के ऑफिसर्स पे जो है 3 टाइप के रिमार्क्स दे सकते हैं। ए फिट, बी टेम्पररी अनफिट, यानी कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जो ठीक की जा सकती है, और तीसरा अनफिट, ठीक है। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनकी सिर्फ लिस्ट है। जितनी चीजें अब तक मैं बताते हैं आपसे ये एडवाइस है कि आप इसको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले ही अपने कैंडिडेट को जो है किसी अच्छे हॉस्पिटल में इन तमाम चीजों की जो है पड़ताल करा लें, ताकि इनमें से कोई प्रॉब्लम वहां पे पेश ना आए। क्योंकि यहाँ पे बाहर एक बार को हो सकता है कि आप उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ ले, अंदर जाके कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना। चलिए, तो मेडिकल बोर्ड जो है वो आपका एक कैंडिडेट का जो है मेडिकल टेस्ट लेता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ले डाउन प्रिसाइज स्टैंडर्ड फॉर हाइट, वेट और चेस्ट, है ना। हाइट, वेट और चेस्ट के लिए जो है कोई ऐसा बना बनाया टेम्पलेट नहीं है कि इतनी ही हाइट होनी चाहिए जब जाएगा, ठीक है। मेडिकल बोर्ड जो है वो इस चीज का फैसला करते हैं उम्र और फिजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो है कैंडिडेट्स को देखते हुए कि किस क्लास में एडमिशन जा रहा है, तो कितना एक एवरेज होना चाहिए, कितनी जो है ठीक ठाक रहेगी। और इस चीज को इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए कि कल को, यानी कि 7 साल बाद, जब यही टेस्ट नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए हो रहे होंगे, तब ये चीजें काम कैसे आती है। क्योंकि देखिए, हाइट हुई जैसे, या फिर किसी एक्सटेंट तक वेट हुआ, ये बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिटीज हैं। ये ऐसा है कि मतलब जेनेटिक्स से डिफाइन होती हैं, कि अगर आपके माँ बाप लंबे हैं तो बच्चे भी आमतौर पर अच्छी हरकत काठी के ही होते हैं, ठीक है। इसलिए जिन कैंडिडेट्स के पेरेंट्स की हाइट जो है वो बहुत कम है, बिलो और या फिर बिलो नॉर्मल वेट है, वो जो है मिनिमम स्टैंडर्ड हाइट या वेट जो है बाद में जाके आर्म्ड फोर्सेस में जाके शायद अटेन ना कर पाए,
ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी पॉइंट है ये चीज जो है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके एक पेरेंट, एक गार्डियन होने के तौर पे आपके भी कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए इससे पहले कि आप मेडिकल टेस्ट कराएं और एडमिशन के लिए आगे बढ़े। इसके अलावा हेल्थ से जुड़े हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता चलूं। विजुअल स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करते हैं, जब आई टेस्ट होगा, विजन चेक होगा, तो कितना है नॉर्मल और कितना जो है कितनी उसमें करेक्शन चल सकती है। तो स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि 6/6 ऑफ बोथ आईज, ठीक है, जो कि एकदम हेल्दी है। ये आपका नियर विजन के लिए भी लागू होता है, डिस्टेंट विजन के लिए भी लागू होता है, ठीक है, कि नियर विजन जो है वो 6/6 हो और डिस्टेंट विजन का स्टैंडर्ड जो है वो 6/18 है। इसमें ये होता है कि जो करेक्टेबिलिटी है, कि अगर आप बहुत बेसिक चेंजेस से, मान लीजिए सिंपल लेंस से ये ठीक हो सकता है, तो उसको जो है करेक्टेबल टू 6/6 या 6/9 तक भी, वर्स आई को 6/9 तक भी अगर करेक्टेबल है तो वो चल जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई विजन की, ठीक है। अगर बात करें द मिनिमम एक्सेप्टेबल विजुअल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू सैनिक स्कूल, यानी कि जो सबसे बेसिक इकाई रहती है कलर परसेप्शन की, मतलब कि इतने रंग अगर दिख रहे हैं आपको, मतलब इस हिसाब से अगर रंग दिख रहे हैं तो आप मेडिकली फिट है इसके लिए। ये भी रहता है, पार्ट 2 रहता है। मायोपिया, मायोपिया जो है यानी कि पास की नजर का दोष, नॉट टू एक्सीड -1.5, ठीक है, कि -1.5 से ज्यादा की नजर नहीं होनी चाहिए, चल जाता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष जो है वो भी +2.5 नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी खासी रेंज है, अगर आपकी एक नॉर्मल आईसाइट है तो चल जाएगा, ठीक है। फंडस और मीडिया को भी हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, उसमें मायोपिया कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। दोनों आंखों में विजुअल फील्ड्स जो है फुल होने चाहिए। बाइनोकुलर विजन एंड स्टेरोप्सिस यानी डेप्थ की जो परसेप्शन, आपकी गहराई देखने की जो एबिलिटी आपकी आंखों की, वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है एक गवर्नमेंट द्वारा सत्यापित ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आई डॉक्टर जो है वो एडमिशन से पहले ही जो है कैडेट का ये सारी चीजें चेक करेंगे। इसके साथ ये भी कि आंखों में स्क्विंट नहीं होनी चाहिए, जो ऐसा रहता नहीं, मतलब आपको आंख बंद करके कुछ देखना पड़ रहा है फिर ऐसा। उसके अलावा आईलिड्स जो है वो भी हेल्दी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आईज बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया कल को निशाना लगाना है ना, आंखों का ठीक होना बहुत जरूरी है मेडिकल टेस्ट में। लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में, लैब टेस्ट में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, ब्लड और यूरिन, ये दो चीजों की जो जांच होती है। तो ब्लड में रूटीन एग्जाम है, ठीक है, मेडिकल टर्म्स में कह लें तो HBTC DC ESR, यानी हीमोग्लोबिन, टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, प्लेटलेट्स इन ब्लड और एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट का जो सेडिमेंटेशन रेट है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है चेक की जाती हैं आपके ब्लड टेस्ट में। और यूरिन टेस्ट में क्या क्या चेक होता है, यूरिन टेस्ट में देखिए वही रूटीन चेकअप जैसे इसमें होता है, एल्बुमिन, शुगर डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट बहुत जरूरी हैं हेल्थ और मेडिकल वेलबींग के हिसाब से। उसके साथ साथ मेडिकल टेस्ट में ये भी इंश्योर किया जाएगा कि कैंडिडेट के शरीर में वीक कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एविडेंस नहीं है, यानी कि कमजोरी नहीं है शरीर में, इम्परफेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, सीरियस मैलफॉर्मेशन नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, हार्ट मर्मर यानी कमजोर दिल नहीं है, और ये सारी चीजें जो है, मतलब बेसिकली ये मान के चलिए कि कैंडिडेट के शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी या विकार ना हो, ये मेडिकल टेस्ट में अच्छी तरह जांच लिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि देयर इज नो मैल डेवलपमेंट और इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ बोन्स ऑफ द बोन्स ऑफ जॉइंट्स, यानी कि हड्डियों और जोड़ों में कोई भी तकलीफ ना हो, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, नॉक नीज हुई या फ्लैट फुट हुआ, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। देयर इज नो इम्पेडिमेंट ऑफ स्पीच, बोलने में कोई परेशानी ना हो, कैंडिडेट को हकलाते ना हो, तुतलाते ना हो, ये वाली चीजें। देयर इज नो मैल फॉर्मेशन ऑफ द हेड, डिफॉर्मिटी फ्रॉम फ्रैक्चर और डिप्रेशन ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल, यानी कि सर पे कोई भी जो है डिफॉर्मेशन ना हो किसी फ्रैक्चर या पुरानी चोट से। मतलब अगर आप सर के बल गिरे हैं तो दुआ कीजिए कि उससे जो है सर सलामत रहा हो, नहीं तो it's also a problem. There is no impaired hearing, discharge from or disease of either ear, unhealed perforation of tympanic membranes or signs of acute or chronic suppurative, यानी कि कान जो है वो आपके बिल्कुल सही सलामत होने चाहिए, कोई घाव नहीं, कोई पुरानी चोट नहीं, कोई छेद नहीं, कान के पर्दे वर्दे नहीं फटे होने चाहिए। सारी चीजें जो है बेसिकली कुल मिला के ये देख रहे होंगे कि दोनों कान जो है सही सलामत हो, परफेक्ट कंडीशन में, आपको सब सुनाई दे, क्योंकि सबसे जरूरी काम सुनना ही है।
ठीक है। यहाँ पे एक नोट करने की चीज है कि अगर आपको पहले कोई चोट लगी थी, अगर मान लीजिए ईयर ड्रम है वो पहले फट गया था और अभी जो है वो पूरी तरह ठीक हो चुका है, उसमें अब कोई इंपेयरमेंट नहीं है, बचपन में जैसा हो जाता है कि बचपन में आप बीमार पड़े और अब ठीक हो चुका है पूरी तरह, तो उस बेसिस पर आपको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी अगर पहले ईयर ड्रम में कोई समस्या थी जो अब ठीक हो गई है और उसका कोई मतलब उसका सबूत है कि वो अब ठीक हो गई, तो कैंडिडेट को जो है रिजेक्ट करने का केस नहीं बनता है। ठीक है। एक चीज ये भी बहुत जरूरी है कि देयर इज नो डिजीज ऑफ नेसोफेरिंग्स, यानी कि जो गले और नाक के बीच वाला हिस्सा है ना, वो जिसपे वो विक्स की खिचखिच वाला अटकता है आदमी, वो भी स्वस्थ होना चाहिए। देयर आर नो एनलार्ज ग्लैंड्स इन द नेक एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी आयोडीन की कमी अगर नहीं है, आपने आयोडीन नमक खाया है, तो थायराइड ग्लैंड आपका नॉर्मल होना चाहिए, जिस वजह से एनलार्जमेंट नहीं होगी। Knock knee on flat foot are strictly not eligible for admission, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत जरूरी बात है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फिमोसिस एंड कैरीज टीथ, यानी कि टूथ डीके, दांतों में सड़न जो है, ये भी एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बट स्कार्स ऑफ ऑपरेशन फॉर द रिमूवल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ग्लैंड्स आर नॉट अ कॉज फॉर रिजेक्शन। अगर पहले टीबी हुई है किसी कैंडिडेट को और अब अगर उसका इलाज हो चुका है पर उसके निशान अगर स्कार्स बचे हुए हैं पिछले 5 साल का, मेरे ख्याल से वो है कि पिछले 5 साल से अगर वो ठीक है, रेडियोलॉजिकली आपका चेस्ट क्लियर है, तो इस बेसिस पर भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा देयर इज नो डिजीज ऑफ द थ्रोट, प्लेट, टॉन्सिल्स और गम्स, और डिजीज और इंजरी अफेक्टिंग द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ईदर मैंडिबुलर जॉइंट, जो मैंडिबुलर जॉइंट होता है उसमें किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जो उसको काम करने से रोके। इसके अलावा देयर इज नो साइन ऑफ फंक्शनल और ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि दिल, धमनियां, नसें, सब भाई साहब एकदम चंगा होना चाहिए। ये भी नोटिस किया जाता है कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज और एनी अदर क्रॉनिक डिजीज ऑफ द लंग्स, यानी कि कैंडिडेट को टीबी की बीमारी ना पहले मतलब क्रॉनिक नहीं होनी चाहिए, ऐसे लंबे समय से नहीं चली आनी चाहिए, उन्हें अभी भी नहीं होनी चाहिए, कोई और लंग्स की बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ देयर शुड नॉट बी एनी डिजीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और एनी एबनॉर्मेलिटी इन द लिवर एंड स्प्लीन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका, वो भी जो है पाचन तंत्र आपके शरीर का, वो भी एकदम परफेक्टली हेल्दी होना चाहिए, हर्निया नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसील या फिर कोई और डेफिनेट वेरिकोसील जो है, किसी भी तरह का ऐसा जेनिटल ऑर्गन्स में किसी भी तरह का अदर डिफेक्ट भी है, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट का हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ है तो वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, वो भी इस कंडीशन पे कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी जो है कॉर्ड और टेस्टिकल की वो नहीं बची और फिलारियसिस का कोई एविडेंस नहीं बचा, यानी कि आपको उस बीमारी को से जूझे हुए, उस बीमारी से जीते हुए एक अरसा हो चुका और अब वो लौट के वापस नहीं आएगी। हेमोरॉइड्स के लिए भी यही चीजें अप्लाई होती, तो वही बेसिकली पूरा अंदर से आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए। किडनीज का कोई केस नहीं होना चाहिए, एल्बुमिन और ग्लाइकोसूरिया यानी ये भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, यानी गुर्दे भी बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए भाई साहब। इसके अलावा देयर शुड नॉट बी एनी स्किन डिजीज अनलेस टेम्परेरी ट्रिविल, यानी कि हाँ ठीक है, मतलब यार आप ये बोलो कि भाई साहब मेरे को तो खाली पिंपल हो गया, पिंपल पे नहीं छाट रहे, ठीक है, तो वो चल जाएगा। स्कार्स विच बाय देयर एक्सटेंट और पोजिशनल कॉज आर लाइकली टू कॉज डिसेबिलिटी और अ मार्क्ड डिसफिगरमेंट आर अ कॉज ऑफ रिएक्शन। शरीर पे अगर आपके कोई निशान है, जैसे मान लीजिए कटा हुआ है यहाँ पे छाती पे, ये नहीं मैं राजपूत हूँ मेरे, नहीं भाई, शरीर पे अगर आपका कोई निशान है जिनसे बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भी जो है नहीं वहां पे माना जाएगा। कॉन्जेनिटल डिजीज अगर है, मतलब हेरिडेटरी कोई समस्या चली आ रही है आपकी फैमिली में और वो आपको भी है, तो वो भी नहीं वहां पे कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ ही बहुत जरूरी चीज ये भी देखी जाएगी कि कैंडिडेट में किसी भी मेंटल डिजीज का कोई एविडेंस नहीं है। कैंडिडेट जो कि एपिलेप्सी, स्ट्रोक्स, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन या यूरेसिस, इस तरह की जो तमाम बीमारियां हैं, मैं इनकी लिस्ट बना देता हूँ, इन सब से जो अगर जूझ रहे हैं तो भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसका हमारा ब्लॉग है, ब्लॉग पढ़िएगा, मैं डिटेल में देता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना है, जिनको बहुत कायदे से आपने रिव्यू करना है, और इन सब चीजों का टेस्ट मेरे मानिए पहले बाहर एक अच्छे हॉस्पिटल में करा लें, उसके बाद ही आप जो है सैनिक स्कूल के मेडिकल टेस्ट के लिए पहुंचे। अच्छा, अगर कोई ऐसा केस होता है कि आपको लगे कि जो मेडिकल बोर्ड ने अनफिट करार दिया है लेकिन आप अपील करना चाहते हैं उसके, कि आपको लगता है कि नहीं ऐसा रिव्यू किया जा सकता है, तो आप प्रिंसिपल के पास उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं, और अगर एक कॉम्पिटेंट मेडिकल ओपिनियन जो है उस पर लिया जाएगा, प्रिंसिपल को लगता है कि आपका केस मानना चाहिए, तो वो केस माना जाएगा और 10 दिन का समय लेके दोबारा एक नया बोर्ड बैठेगा जो कि इस पर्टिकुलर चीज की जांच करेगा और उसका नियम जो है फाइनल माना जाएगा। वैसे तो मेडिकल बोर्ड का नियम जो है, मेडिकल बोर्ड का जो
रिजल्ट होता है फाइनल माना जाता है, लेकिन आप चाहें और अगर ऐसी कोई आपके पास सबूत हो कि ये ठीक हो सकता है या फिर उतना गलत नहीं है जितना दिख रहा है, तो आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्लॉज है, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि आप इसे भी जान लें। तो ये सब टेस्ट किया जाएगा आपके मेडिकल टेस्ट में। प्रोसेस लंबा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा नहीं बहुत कंफ्यूजिंग है, पर यही मेडिकल टेस्ट जो है वो बुनियाद रख रहा है कल के लीडर्स की। क्योंकि आज अगर ये मेडिकली फिजिकली फिट है तो ही ये कैंडिडेट्स कल को एक सबल, सक्षम और सफल ऑफिसर बनकर देश के रक्षक बनेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, सैनिक स्कूल्स का मेडिकल टेस्ट। तो मैं आशुतोष झा आपसे आज विदा लेता हूं। जल्द मिलते हैं, देखते रहिए नवगुरु टीवी, क्योंकि सैनिक, मिलिट्री, नवोदय की तैयारी यहीं से शुरू। नवगुरु।